अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नूननामा। आज अदब व फ़नूननामे में हम एक बहुत बड़े नावल निगार, एक अज़ीम नावल निगार मिलान कुंडेरा पर बात करने जा रहे हैं। मुख्तसर तौर पर उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम गोशे, कुछ उनके नावल पर बात करेंगे, कुछ उनके ख़यालात के हवाले से बात करेंगे। मिलान कुंडेरा 1 अप्रैल 1929 को ब्रनो, चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए और 94 बरस की उम्र में उनका इंतकाल 3 रोज़ कबल हुआ है। 12 जुलाई को फ़िक्शन का ये अज़ीम शख्सियत अपना तख्लीक़ी सफ़र, ज़हनी और ज़िंदगी का सफ़र तय करके आगे के मदारिज में चला गया। आलमी नोबेल अदबी इनाम जो है उसके लिए हर साल ये एक शोर मचता रहा। शायद इस बार मिलान को ये अवार्ड मिलेगा और वजह तौर पर उन्हें ये अवार्ड मिलना भी चाहिए। वो एक बहुत खुशकिस्मत आदमी भी रहे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में एक तवील ज़िंदगी उन्होंने देखी, बहुत सारा काम किया और बदकिस्मत इसलिए रहे कि नोबेल इनाम उन्हें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ये जाहिर है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की तरह जो भी अदब के और फिल्म के अवार्ड्स हैं वो हमेशा मुतनाज़ रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। तो अभी मिलान कुंडेरा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारी। मिलान कुंडेरा जो हैं, उनके वालिद लिडोक कुंडेरा जो हैं वो एक जदीद मूसीकार थे और पियानो बजाते थे और उन्होंने ही पियानो की तालीम जो है मिलान को दी। मिलान के नावलों में मूसीकी और फ़लसफ़ा, इसकी आमेज़िश बहुत ज़्यादा है और लेकिन उनके वालिद भी इतने जदीद मूसीकार थे कि मिलान उस तरफ नहीं गए। मूसीकी सीखी तो ज़रूर उन्होंने, लेकिन मूसीकी को अपनाया नहीं, क्योंकि उनके वालिद के जब प्रोग्राम होते थे तो वहाँ बहुत कम लोग होते थे जो प्रोग्राम को देखने आते थे और ये बात मिलान को बहुत नागवार गुजरती थी। इस दुख की वजह से मूसीकी की तरफ नहीं गए, लेकिन मूसीकी का असर उनकी नावल निगारी पर पूरी तरह मौजूद है। दी जोक जो एक बहुत बड़ा नावल उनका इब्तिदा के दौर का है, उसमें एक पूरा चैप्टर ऐसा है जो मूसीकी की इस्तिलाहों पर है और ये उनके बाकी नावलों में भी कहीं ना कहीं मूसीकियत से फ़ायदा उठाने का काम जो है उन्होंने लिया है। वो जो है उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी में शामिल रहे मिलान नौजवानी के दौर में और प्राग आर्ट एंड परफॉर्मिंग में डायरेक्शन और मुकालमा निगारी से भी वाबस्ता रहे और प्राग यूनिवर्सिटी से उन्होंने अदब और जमालियात में एक आला डिग्री हासिल की और फिर वो एक प्रोफेसर भी बने। आलमी अदब के हवाले से उनको एक नौकरी भी मिली। लेकिन जब रूस का कब्ज़ा हुआ चेकोस्लोवाकिया पर तो मसाइल पैदा हुए और मिलान बदज़न होते गए आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल थे। तो 7 बरस उनके गुजरे रूस के कब्ज़े के बाद चेकोस्लोवाकिया में, लेकिन सख्तियाँ होती रहीं और उनको कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि इल्ज़ाम ये था कि वो अपनी इनफरादियत को और इनफरादी रुझानात को ख़त्म नहीं कर सके। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ये था सिर्फ इज्तिमाइयत है। तो ज़ाहिर है एक राइटर और एक थिंकर के तौर पर और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले मिलान कुंडेरा उस तरह एक भेड़ चाल का शिकार नहीं हो सके। नतीजतन ये कि जब बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हुई और उनकी किताबों पर भी पाबंदियाँ लगी तो उन्होंने किसी न किसी तौर पर अपनी बीवी के साथ वो निकल गए और कुछ किताबें ले गए और फिर फ्रांस चले गए और फ्रांस में फिर वो रहे
और सारी ज़िंदगी फ्रांस में ही रही गुजरी, और फिर वो फ्रांसीसी ज़ुबान में भी लिखते रहे, जो तर्जुमे होके फिर उनके नावल और उनकी तख्लीक़ात जो हैं वो सामने आती हैं। और बहुत सारी जो उनकी जो इब्तदाई दौर है उसमें वो कच्ची पक्की नज़में भी उन्होंने लिखी मिलान ने, और नज़मों के कई मजमूए जो हैं वो भी उनके सामने आए उसी दौर में, जिनमें से ये 1953 की बात है, जिनमें मैन, वाइल्ड गार्डन, द लास्ट मई और मोनोलॉग 1965 में आई, और उसमें इसी दौरान उन्होंने स्टेज ड्रामे भी लिखे, और दी जोक जो है उसको फिल्माने की कोशिश भी की गई, जिसकी डायरेक्शन मिलान कंडेरा ने दी और उसके मुकालमे भी उन्होंने लिखे। दी जोक जो है बहुत मशहूर हुआ, और लाफेबल लवर्स, जिसका तर्जुमा जो है मज़ा का खेस मोहब्बतों के नाम से किया गया, जिसमें 5-6 कहानियाँ हैं, बड़े मज़े की कहानियाँ हैं। ये बहुत इब्तदाई दौर है मिलान का, और यहीं से उनकी एक शोहरत हुई। ये 1.5 लाख से ज़्यादा ये दोनों किताबें बिकी उस दौर में, और वो एक बड़े राइटर के तौर पर सामने आए सारे अरसे में। और उनके बहुत सारे नावल ऐसे हैं जिनके तर्जुमे पूरी दुनिया की ज़ुबानों में हुए, लेकिन अपने तर्जुमा निगारों से वो बहुत खाइफ रहे। ये बड़ी मज़े की बात है। तो मिलान ने ख़ुद भी तर्जुमा करने की कोशिश की, और वो ये कहते थे कि मेरा जो मकसद होता है, जो मेरी बात है, मेरे जुमला है, उसके अंदर जो माने बिना हैं, इन डेप्थ एक करंट चल रहा है, उसको तर्जुमा निगार उस तक नहीं पहुंच पाता, और वो अपने तौर पर जब तर्जुमा करता है तो बहुत कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। हमारे यहाँ खालिद जावेद ने तर्जुमे किए हैं इंडिया से मिलान कंडेरा के, और मोहम्मद उमर मेमन बहुत अच्छे तर्जुमा निगार हैं, उन्होंने भी तर्जुमे किए हैं मिलान के। लेकिन जाहिर है कि ये मसाइल अपनी जगह हैं। जो अंग्रेज़ी दाएँ हैं लोग, उनका कहना ये है कि बाज़ औक़ात तो जो नावल का नाम है उसी का ठीक से तर्जुमा नहीं हो सका है। लेकिन बहरहाल इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ें तो पहुँची हैं लोगों तक। वॉलेट रिवोल्यूशन, ये भी एक उनका एक बहुत ज़बरदस्त नावल रहा, जिसमें उन्होंने 1989 इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ज़वाल हुआ, उसकी जो बुनियादी कोई मुतहर्रिक चीज़ हो सकती है, मुश्तरक चीज़ हो सकती है, ये वॉलेट रिवोल्यूशन, इसमें मिलान कंडेरा का ये नावल भी शामिल। नीत्शे के फ़लसफ़े से बहुत करीब रहे वो, बहुत असरात रहे, लेकिन बहुत सारी बातों से उन्होंने इख्तलाफ भी किया। टॉल्स्टॉय को बहुत पसंद करते थे, दोस्तोयेव्स्की से ज़्यादा उनका ख्याल था कि टॉल्स्टॉय जो है इंसानी नफ्सियात जानता है, और इंसानी जो मिजाज है, उसकी जो शिकस्त व रेख्त है और माशरती शिकस्त व रेख्त है, उसको बहुत उम्दगी से टॉल्स्टॉय जिस तरह बयान करते हैं, ऐना करैना उनको बहुत पसंद रहा। इस तरह वजूदी उनका मामला रहा, क्योंकि तो और जो वजूदी नावल निगार थे, जैसे जर्मनी के जो नावल निगार हैं बहुत मशहूर वजूदी, उनका बड़ा असर रहा उन पर। इसके अलावा उनका जो स्टाइल था, मैं अभी नाम याद आता है तो बताता हूँ, जहन से एकदम नाम निकल गया। तो जो उनका स्टाइल था वो ये था कि वो एक फ़र्ज़ी क़िस्सा शुरू करते थे मिलान कंडेरा, और फिर वो इस फ़र्ज़ी क़िस्से के अंदर ऐसे रंग भरते थे कि जो कारी है वो बहुत जल्द ये यकीन कर लेता था कि ये जो किस्सा चल रहा है ये दरअसल उनके तख़य्युल की पैदावार नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी वाक़या और क़िस्सा चल रहा है। और इसी दौरान वो अपने किरदारों को फैलाते रहते थे। हिस्से मिज़ाह में बहुत ज़बरदस्त थी, और वो डार्क ह्यूमर जो है वो उनके नावलों में बहुत नुमायाँ है। सियासत जो है और सियासी जो बसीरत है वो भी उनके नावलों में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जिन्स भी जो है, जिसे आप सेक्स कह सकते हैं, वो बहुत करीने से उनके यहाँ आता है और बड़े ज़िंदा दिली के साथ आता है।
और वो कैरेक्टर्स को फैलाते हैं और फिर किस्सा आगे चलता रहता है, और वो कैरेक्टर्स को रोकते नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि ये नावल निगार का काम नहीं है कि वो नावल कैरेक्टर की जो नशोनुमा अस्कुद हो रही है उस पर वो कदगन लगा दे, उसको उस नशोनुमा को फैलने देना चाहिए। ये उनका ख्याल था और वो उनके नावलों में और नावलों के किरदारों में नज़र भी आता। सियासत से उन्हें ज़ाहिर दिलचस्पी रही और उनके नावलों में जो सियासी बसीरत है और सियासी कथारसिस है वो बहुत नुमाया है। उसके अलावा ज़ाहिर है कि अब वो एक चेकोस्लोवाकिया से निकल के यूरोप भी चले गए थे, फ्रांस भी चले गए थे। तो फ्रांस के हमअसर जो अदीब और शोरा थे उनने बात पर उन्होंने बहुत तनकीद भी की, और जहाँ जहाँ उन्हें लगा वो ये कहते थे अब मैं दाएँ बाएँ का मसला मेरा नहीं है, लेकिन आमरियत जो है वो मुझे कबूल नहीं है। तो कोई भी ऐसा शायर या कोई अदीब ऐसा लगता उन्हें कि जो आमरियत की तरफ जा रहा है तो उसका वो सख्त महकमा करते थे, एहतिसाब करते थे अपनी तहरीरों से। और उन्होंने बहुत सारे मज़ामीन भी लिखे, बहुत इब्तिदा में भी लिखे, जो बहुत मशहूर भी हुए। और उसमें आर्ट ऑफ इसमें ख़ास तौर पर आर्ट ऑफ द नावल बड़ा ज़बरदस्त एक मजमून था उनका, जो संगे मीर कहलाता है। और वेनकोरा जो हैं उनका ये चेकोस्लोवाकिया के ही थे। उनका एक उन्होंने बहुत महकमा किया और सख्त तनकीद की उन पर। इस तरह उनके बहुत सारे और नावल, इमॉर्टेलिटी जो है वो उनका एक बहुत ज़बरदस्त नावल है, और नाक़िदीन के मुताबिक इस नावल में उन्होंने फ़न की बुलंदियों को छू लिया और यहाँ तक आते आते वो एक बुलंद तरीन मुकाम पर पहुँच गए थे, जिसका उर्दू तर्जुमा जो है वो बक़ाए दवाम और लाफ़ानी किया गया है, और ये उनके बहुत बड़े नावलों में समझा जाता है। जो और बाकी भी नावल उनके हैं, मज़ामीन हैं, फ़िक्शन पर हैं, फिर उनकी ज़िंदगी के हवाले से इंटरव्यूज़ लिए गए और जो बातें उन्होंने की हैं। वो ये कहते थे कि मैं जब बच्चा था तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा लेप, ऐसी कोई दवा मुझे मिल जाए उसको लगा के मैं गायब हो जाऊँ। और अब जब कि मैं आगे बढ़ा और मुकाम हासिल करना चाहा, अब जब मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ और मैं बहुत मशहूर हो चुका और लोग मेरे पीछे और ताक़ुब में रहते हैं, मैं फिर चाहता हूँ कि मुझे वो लेप और वो दवा मिल जाए, उसे लगा कर मैं गायब। उन पर डिप्रेशन का भी इल्ज़ाम है कि और बहुत सारी जगह जो है उन्होंने फ्रस्ट्रेशन भी उनके नावलों में मिलेगा। और मेरा ये ख़्याल है कि वो कैथारसिस करते थे और बहुत बड़ा आर्ट था उनके पास अपने कैरेक्टर्स को बयान करने का, और एक ही कैरेक्टर से जिस तरह वो पूरी फ़िज़ा बनाते थे और उसके साथ रोमांस को मिलाते थे, जिन्स को मिलाते थे, और एक पूरा माहौल बनाते थे माशरती और पूरा सियासी माहौल बनाते थे, और उसमें आज़ादाना तौर पर कैरेक्टर्स को अपने ख़यालात के इज़हार का मौका देते थे। तो वाकई वो बहुत बड़े नावल निगार थे। मैंने उनकी कुछ चीज़ें पढ़ी और बहुत मुझे मुतासिर किया उन्होंने, इसीलिए मैंने चाहा कि कुछ न कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँ। हालाँकि आज राइटर्स एंड रीडर्स का जो आर्ट्स काउंसिल में इजलास होता है इस तंजीम का, वो मिलान कंडेरा पे ही है, और वहाँ बहुत आम लोग से गुफ्तगू करेंगे मिलान कंडेरा के फ़न पर, उनकी शख्सियत पर। लेकिन मैंने कहा मैं छोटा सा अपना हिस्सा डालूँ, अपने सुनने वाले कुछ न कुछ सुन सकें और फिर पहुँच सकें मिलान कंडेरा के नावलों तक, उनकी शख्सियत तक। तो बस खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। ये बहरहाल एक बहुत बड़े आलमी सतह पर एक दुख भरी खबर रही, मिलान कंडेरा अब अपनी नहीं है। अरब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।